बीच एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सुनकर आप सोचने समझने पर मजबूर होने वाले हैं। एक ऐसा देश जिसके तानाशाह का नाम सुनते ही दुनिया कांपती है, वो भारत के सामने क्यों हमेशा सिर झुकाता है? क्या है नॉर्थ कोरिया और भारत के बीच का वो अनदेखा अनसुना रिश्ता जिसके बारे में दुनिया को कानो कान खबर नहीं है? ये बात हैरत में डाल देगी कि 1971 की भारत पाकिस्तान जंग में नॉर्थ कोरिया ने चीन और पाकिस्तान का साथ दिया था, तो फिर 1999 के कारगिल युद्ध में और 7 मई से 10 मई 2025 के बीच पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दिया? भारत से ताजा टेंशन के बीच पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया के आगे न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइलों की भीख मांगता रहा, लेकिन किम जोंग उन ने पाकिस्तान को क्यों ठेंगा दिखा दिया? क्या इसके पीछे भारत की कोई सीक्रेट डील है? नॉर्थ कोरिया चीन का जिगरी यार है, लेकिन उसके बावजूद 2020 के भारत चीन गलवान संघर्ष पर किम जोंग उन ने भारत के खिलाफ एक शब्द तक क्यों नहीं बोला? आखिरी बार 2015 में उसने कश्मीर पर पाकिस्तान के फेवर में बयान दिया था, मिसाइलें दे रहा था, लेकिन भारत ने कौन सी नस दबा दी कि पिछले 10 साल में एक लफ्ज तक नहीं बोला। अप्रैल 2015 को जब नॉर्थ कोरिया का फॉरेन मिनिस्टर भारत आया तो उस वक्त की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उसे कौन सी चाबी भरी कि किम जोंग उन ने पाकिस्तान का बायकॉट स्टार्ट कर दिया? मई 2018 को भारत के विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने किम जोंग उन की धरती पर आखिर ऐसी कौन सी सीक्रेट डील की थी जिसने पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी? 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए तो अमेरिका, जापान समेत पूरी दुनिया हम पर टूट पड़ी थी, लेकिन तब नॉर्थ कोरिया वो पहला देश था जिसने भारत का खुलकर समर्थन किया था। आखिर तब ऐसा क्या हुआ था कि नॉर्थ कोरिया भारत के लिए दुनिया से भिड़ गया था? आखिर भारत और नॉर्थ कोरिया के बीच ये रिश्ता इतना रहस्यमय क्यों है? क्या कोई अनसुनी कहानी है जो दुनिया से छिपाई गई है? क्या नॉर्थ कोरिया के राजा महाराजाओं का भारत से कोई खून का रिश्ता रहा है? क्या है नॉर्थ कोरिया का अयोध्या कनेक्शन? नॉर्थ कोरिया के स्कूल के सिलेबस में, उनकी किताबों में भारत के बारे में आखिर क्या पढ़ाया जाता है? इन सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, पहले ताजा घटनाक्रम से रूबरू होते हैं, फिर आपको बताऊंगा वो अंदरूनी सीक्रेट जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले आते हैं उस पॉइंट पर जो सुनकर पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि दोस्तों एक वक्त था जब नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री टेक्नोलॉजी का, फौजी साजो सामान का खुफिया लेन देन अपने चरम पर था। चोरी छिपे न्यूक्लियर बम बनाने की टेक्नोलॉजी और मिसाइलें एक दूसरे को दी ली जा रही थी। 1990 के दशक में पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट AQ खान ने नॉर्थ कोरिया को चोरी छिपे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी थी और बदले में नॉर्थ कोरिया से मिसाइल टेक्नोलॉजी ली थी। ये न्यूक्लियर मिसाइल का गोरख धंधा भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था। भारत ने 1999 में अपने कांडला पोर्ट पर एक नॉर्थ कोरियाई जहाज को पकड़ा भी था जिसमें मिसाइल के पुर्जे मिले थे, लेकिन अब जियोपॉलिटिकल समीकरण पूरी तरह बदल गया है। अब पॉलिटिकल लेवल पर अगर देखें तो नॉर्थ कोरिया ने एक बहुत ही खास रवैया अपनाया है। वो भारत के खिलाफ, इंडिया के अगेंस्ट कभी भी पब्लिक में कोई नेगेटिव बयान नहीं देता। प्योंगयांग, जो अपने तीखे आग उगलने वाले बयानों के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है, उसने भी भारत के लिए हमेशा नरम और इज्जत भरी भाषा का ही इस्तेमाल किया है। इसके पीछे कई कारण हैं, कई वजहें हैं। पहली, भारत ने कभी भी नॉर्थ कोरिया के अंदरूनी मामलों में उसके शासन के तरीके पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की, कोई डायरेक्ट कमेंट नहीं किया और ना ही नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अमेरिका या यूरोप की तरह कोई आक्रामक रुख अपनाया। दूसरा, इतिहास गवाह है कि भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का लीडर रहा है और नॉर्थ कोरिया भी उसका मेंबर था। इस लिहाज से नॉर्थ कोरिया भारत को हमेशा एक दोस्त देश मानता आया है। दोस्तों, 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किए थे, पूरी दुनिया में टहलका मच गया था। अमेरिका, जापान सब के सब भारत की आलोचना कर रहे थे, हम पर पाबंदियां लगाने की धमकी दे रहे थे, लेकिन उस मुश्किल वक्त में नॉर्थ कोरिया वो पहला देश था जिसने खुलकर डंके की चोट पर भारत का समर्थन किया। उस वक्त प्योंगयांग ने कहा था कि भारत को अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी हिफाजत के लिए न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत है और अगर चीन के पास एटम बम हो सकता है तो भारत के पास भी होना बिल्कुल जायज है। नॉर्थ कोरिया का तर्क था कि अगर दुनिया के 5 बड़े देशों यानी UN सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर के पास न्यूक्लियर हथियार हो सकते हैं तो बाकी देशों को भी अपनी सुरक्षा के लिए, पावर बैलेंस के लिए ये अधिकार होना चाहिए। ये घटना दिखाती है कि नॉर्थ कोरिया ने दुनिया के दबाव की कोई परवाह नहीं की और भारत की स्ट्रेटेजिक जरूरत को समझा। वो खुलकर भारत के पक्ष में खड़ा हुआ। दोस्तों, 1971 की भारत पाकिस्तान जंग में नॉर्थ कोरिया ने चीन और पाकिस्तान का साथ दिया था, खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, लेकिन 1999 के कारगिल युद्ध में और अब 7 मई से 10 मई 2025 के बीच नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया के आगे न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइलों की भीख मांगता रहा, लेकिन किम जोंग उन ने पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया, साफ इनकार कर दिया। नॉर्थ कोरिया चीन का जिगरी यार है, लेकिन इसके बावजूद भी नॉर्थ कोरिया का पाकिस्तान से मोहभंग हो गया। वो अब पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। तो ये सब दोस्तों भारत की तगड़ी कूटनीतिक चालों का ही नतीजा है और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2020 में जब गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच भयंकर तनाव था, तब भी नॉर्थ कोरिया
जो चीन का इतना करीबी दोस्त है, उसने भारत के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोला, चुप्पी साध ली। जबकि पाकिस्तान जैसे देश उस वक्त खुलकर चीन का समर्थन कर रहे थे, चीन की भाषा बोल रहे थे। लेकिन प्योंगयांग की ये खामोशी ये साफ संकेत दे रही थी कि वो भारत को नाराज नहीं करना चाहता। नॉर्थ कोरिया शायद ये अच्छी तरह समझता है कि भारत से दुश्मनी मोल लेने का कोई फायदा नहीं। उलटे भारत एशिया में एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक सुपर पावर बनने की राह पर है और उससे दोस्ती बनाए रखना ही उसके लिए फायदेमंद है। यही नहीं, नॉर्थ कोरिया इंटरनेशनल मंचों पर भी जैसे यूनाइटेड नेशंस में भारत के प्रति नरम रवैया ही रखता है। वो कश्मीर जैसे मुद्दों पर चुप रहता है और भारत के खिलाफ किसी भी तरह की बयानबाजी से बचता है। प्योंगयांग के सरकारी बयानों में आपको अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया की तीखी आलोचना तो खूब मिलेगी, लेकिन भारत का जिक्र अगर आएगा तो अक्सर इज्जत के साथ या पॉजिटिव तरीके से ही आएगा। खुद नॉर्थ कोरिया के अधिकारियों ने ऑफ द रिकॉर्ड ये माना है कि वो भारत को एक मित्र देश मानते हैं और ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिससे भारत की सुरक्षा को, हमारी सेफ्टी को कोई खतरा हो। और इसका सबसे बड़ा सबूत मिला मई 2018 में, जब भारत के विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह प्योंगयांग गए थे तो नॉर्थ कोरिया की तरफ से उन्हें ये भरोसा दिलाया गया था कि वो भारत की सुरक्षा के खिलाफ कोई काम नहीं होने देगा। नॉर्थ कोरिया ने ये वादा भी किया कि वो ऐसी किसी भी कार्रवाई की इजाजत नहीं देगा जिससे भारत की चिंताएं बढ़े। इस वादे का सीधा मतलब क्या था? यही कि भविष्य में नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान को न्यूक्लियर या मिसाइल टेक्नोलॉजी देने जैसी कोई हरकत नहीं करेगा। ये थी भारत की वो खामोश डिप्लोमेसी, वो साइलेंट पावर जिसने नॉर्थ कोरिया जैसे देश को भी साध लिया। वैसे दोस्तों, इसकी स्क्रिप्ट अप्रैल 2015 में ही लिख गई थी, जब पहली बार नॉर्थ कोरिया का कोई विदेश मंत्री भारत दौरे पर आया और यहाँ हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिला, जिन्होंने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी बेचने और कश्मीर पर बयानों लेकर ऐसी चाबी घुमाई की कि किम जोंग उन और उनका प्योंगयांग हमेशा के लिए पाकिस्तान दूरी बनाने पर एग्री हो गए। अनऑफिशियल रिपोर्ट्स भी कहती हैं कि भारत के दबाव में नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी मिसाइल डील से अपने हाथ पीछे खींच ली और भारत की सुरक्षा चिंताओं का, हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स का पूरा ध्यान रख रहा है। 2018 में भारत ने नॉर्थ कोरिया के साथ हाई लेवल बातचीत फिर से शुरू की तो प्योंगयांग ने भारत को यह भरोसा दिलाया कि भविष्य में पाकिस्तान को मिसाइल तकनीक देने जैसी कोई हरकत दोबारा नहीं होगी। और दोस्तों, इसके बाद से किम जोंग उन ये वादा लगातार निभा रहा है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी और शायद गर्व भी होगा कि नॉर्थ कोरिया के स्कूलों के सिलेबस में और वहाँ के समाज में भारत का जिक्र बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत इज्जत के साथ होता है। नॉर्थ कोरिया अपनी जनता में, अपने लोगों में साम्राज्यवाद के खिलाफ यानी इंपीरियलिज्म के खिलाफ भावना जगाने के लिए दुनिया भर के स्वतंत्रता संग्रामों के उदाहरण देता है, उनकी मिसालें देता है। और इसमें भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, हमारा फ्रीडम स्ट्रगल, एक प्रेरणा देने वाली कहानी के रूप में शामिल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी भी नॉर्थ कोरिया की नजर में विदेशी हुकूमत के खिलाफ बहादुरी की मिसाल है। इन वीर गाथाओं का नॉर्थ कोरिया के युवाओं पर, वहाँ की यंग जनरेशन पर यह असर हुआ है कि वो भारत को एक बहादुर देश, एक दिलेर राष्ट्र के रूप में देखते हैं। कुल मिलाकर नॉर्थ कोरिया में भारत को एक ऐसी प्राचीन सभ्यता, एक ऐसी पुरानी और महान संस्कृति और एक ऐसे मजबूत राष्ट्र के रूप में देखा जाता है जिसने अपने उसूलों से, अपने सिद्धांतों से और अपनी बहादुरी से पूरी दुनिया में इज्जत कमाई है। भारत ने नॉर्थ कोरिया को मानवीय आधार पर कई बार अनाज और दवाइयों की मदद पहुंचाई है। भारत ने हजारों टन अनाज और दालें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जरिए वहां भेजी हैं। भारतीय कूटनीति ने नॉर्थ कोरिया के साथ अपने बातचीत के रास्ते, अपने संपर्क के चैनल हमेशा खुले रखकर एक बहुत ही समझदारी वाली, एक बैलेंसिंग भूमिका निभाई है। अमेरिका के इतने दबाव के बावजूद भारत ने प्योंगयांग में अपनी एम्बेसी बंद नहीं की। वैसे दोस्तों, भारत और नॉर्थ कोरिया के साथ रिश्तों की शुरुआत कोई नई बात नहीं है, हजारों साल पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। लेकिन कोरिया की लोक कथाएं, उनकी अपनी कहानियां चीख कर ये कहती हैं कि अयोध्या की एक राजकुमारी जिनका नाम था सूर्यरत्ना, जिन्हें कोरिया में रानी हुआंग ओक के नाम से पूजा जाता है, समंदर पार करके कोरिया पहुंची थी और वहां उन्होंने शादी की कोरिया के राजा किम सुरो से। और इसी शादी से शुरुआत हुई कर्क वंश की, एक ऐसा खानदान जिसने कोरिया के इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी। अब आप कहेंगे कि ये तो कहानी है, इसमें नॉर्थ कोरिया कहां से आया? तो सुनिए, 2001 में अयोध्या में इसी रानी हुआंग ओक की याद में एक मेमोरियल बनाया गया, एक स्मारक, और उसके उद्घाटन में दक्षिण कोरिया के बड़े लोग तो आए ही थे, लेकिन साथ में कौन था जानते हैं? भारत में बैठा नॉर्थ कोरिया का राजदूत, उसका एम्बेसडर। जी हाँ, इसका सीधा मतलब है कि नॉर्थ कोरिया भी इस प्राचीन रिश्ते को मानता है, अयोध्या से अपने जुड़ाव को फख्र से कबूल करता है। वो भी मानता है कि भारत की महान सभ्यता से उसका गहरा नाता है। और सिर्फ यही नहीं, कहते हैं कि रामायण की कहानी ने भी नॉर्थ कोरिया में लोगों के दिलों में जगह बनाई। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत वहाँ के लोगों को भगवान राम की कहानी
सीता मैया का त्याग, हनुमान जी की भक्ति और रावण पर राम की विजय की गाथा सुनाई गई। क्यों? ताकि वो भारत की शानदार पौराणिक विरासत को जान सकें और सदियों पुराने इन रिश्तों पर गर्व महसूस कर सकें। सोचिए, एक कम्युनिस्ट देश जहां धर्म को अफीम माना जाता हो, वहां रामायण की नैतिक शिक्षाएं, परिवार के प्रति वफादारी, धर्म का पालन और बुराई पर अच्छाई की जीत, इन सबको पॉजिटिव तरीके से देखा गया। अयोध्या की राजकुमारी वाली कहानी तो पहले से ही वहां थी, लेकिन रामायण को फॉर्मल तरीके से पेश करके दोनों देशों ने अपनी सदियों पुरानी दोस्ती को, कल्चरल नजदीकी को और भी पक्का कर दिया। अब बात करते हैं नॉर्थ कोरिया के सबसे ताकतवर परिवार की, किम खानदान। नॉर्थ कोरिया के फाउंडर किम इल सुंग और उनके बेटे किम जोंग इल, इन दोनों का भारत और उसकी संस्कृति के लिए एक खास झुकाव था, एक सीक्रेट लगाव था जिसके बारे में दुनिया को ज्यादा पता नहीं। किम इल सुंग, जिसने नॉर्थ कोरिया को बनाया, वो भारत की आजादी की लड़ाई का कायल था। वो भारत की गुटनिरपेक्ष नीति यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट का खुलकर सपोर्ट करता था। 1980 के दशक में जब हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी से उसकी बातचीत हुई तो किम इल सुंग ने भारत को एक महान देश बताया था। किम इल सुंग ने तो यहाँ तक कहा था कि कोरिया और भारत को अपनी दोस्ती और बढ़ानी चाहिए ताकि दोनों डेवलपिंग देश मिलकर अमीर और ताकतवर देशों की बराबरी कर सकें। अब बात करते हैं किम जोंग इल की, यानी मौजूदा तानाशाह किम जोंग उन के पिता की। ये जनाब दुनिया भर की फिल्में देखने के बड़े शौकीन थे और उन्होंने नॉर्थ कोरिया में एक जबरदस्त फिल्म इंडस्ट्री भी खड़ी की। किम जोंग इल के राज के आखिरी सालों में और किम जोंग उनके शुरुआती दौर में प्योंगयांग में एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता था और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म फेस्टिवल में भारत की कई फिल्में दिखाई गईं। 1987 से ही इसमें इंडियन फिल्मों को शामिल किया जाता रहा है। ये भारत की कल्चरल डिप्लोमेसी का एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें नॉर्थ कोरिया भी खींचा चला आया। 2016 के फेस्टिवल में बाजीराव मस्तानी, बाहुबली, गब्बर इज बैक जैसी फिल्में दिखाई गई, लेकिन ये कल्चरल डिप्लोमेसी सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं थी। 70 और 80 के दशक में दोनों देशों के बीच पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर्स, कलाकार, इनके ग्रुप्स एक दूसरे के यहाँ आते जाते थे। भारत ने नॉर्थ कोरिया के स्टूडेंट्स के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग का इंतजाम किया। इतना ही नहीं, 1950-53 में जब कोरिया में भयानक जंग हुई थी, नॉर्थ और साउथ कोरिया आपस में लड़ रहे थे, तब भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया, लेकिन इंसानियत के नाते मेडिकल यूनिट भेजी। भारतीय 60वें पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस के 346 सैनिक और डॉक्टर वहां गए और हजारों जानें बचाईं। जंग खत्म होने के बाद भी जब कैदियों की अदला बदली होनी थी तो उसके लिए जो कमीशन बना, न्यूट्रल नेशंस रिपेट्रिएशन कमीशन, उसकी अध्यक्षता भी भारत ने की थी। इन ऐतिहासिक घटनाओं ने नॉर्थ कोरिया के मन में भारत की एक मददगार और इंसाफ पसंद देश की इमेज बना दी और ये इमेज आज तक बनी हुई है। आपको इस मामले में क्या कुछ कहना है, कमेंट करके बताएं।